In this video, we will talk about 10 things you should remember before your CUET PG exam. ये वीडियो मेनली केमिस्ट्री रिलेटेड होगी. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर इज़ रिवीजन. तो मान लो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है, तो आप 5 तारीख को आपने जितना भी पढ़ा है, फिजिकल्स की फॉर्मूला हो गई या फिर ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म्स, नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स, आपने जितना भी पढ़ा है इन दिनों में आप एक बार रिवीजन कर लो. ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन ही करनी है, क्वेश्चन मत करो. आपने थ्योरी पार्ट जितना पढ़ा है, फॉर्मूला और बाकी सब, आप एक बार उन सबको रिवीजन कर लो. क्योंकि आपने इतने दिन जो भी पढ़ा है, आप अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रीवियस डे या फिर एग्ज़ाम के दिन आपने एक बार रिवीजन कर ली तो आपके दिमाग पर वो बैठा हुआ होगा. तो पहला है रिवीजन. उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर एंड नेम. तो कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान हो गया, पिरिडीन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, जाइलिन. तो आप इन स्ट्रक्चर्स को और उसके नाम्स को आप एक बार याद रखो. द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज यूनिट कन्वर्जन. तो वॉल्यूम की हो गई कि आप 1 लीटर को डेसीमीटर के ऊपर आप कैसे लिख सकते हो, मीटर के ऊपर आप कैसे लिख सकते हो, और सेंटीमीटर के ऊपर कैसे लिख सकते हो. आप यूनिट कन्वर्जन को आप देख लो. वॉल्यूम की हो गई या प्रेशर की हो गई, आप एटमॉस्फेयर पर कैसे लिख सकते हो. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना बार होगा, कितना पास्कल होगा, आप ये सब देख लो. उसके बाद गैस कांस्टेंट के भी यूनिट कन्वर्जन जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आप इन तीनों को एकदम अच्छे से देख लो. क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, आप कैलकुलेट भी कर लोगे, लेकिन अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करने में ही दिक्कत हो जाएगी, तब आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है. तो आप यूनिट कन्वर्जन आप एक बार अच्छे से देख लेना. ओके, नाउ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन की बात करें तो आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे कि log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू. अगर आपने log 2 की वैल्यू याद रख ली है तो आप log 4 को इजीली फाइंड कर सकते हो. क्योंकि log 4 इज़ द log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर, फिर ये 2 इधर आ जाएगा आगे, फिर ये हो जाएगा 2 log 2. तो ऐसे आप कुछ चीज़ें आप याद रखो. फिर आप ये देखो कि आप अगर log 10 की वैल्यू कितनी होती है. log 10 की वैल्यू 1 है. आपको log 12 या फिर log 13 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि अगर log 10 की वैल्यू 1 है एंड log 100 की वैल्यू है 2, तो log 12 की हो गया, log 89 की हो गई, 10 और 100 के बीच पर जो भी आएगा उसकी वैल्यू 1 एंड 2 के बीच ही आएगा. तो आप ये बात याद रखो. और ये मेथड काम पर आएगी अगर जो ऑप्शंस गिवन है ABCD, तो वो अगर करीब ना हो, मतलब बहुत आसपास ना हो, तो इस मेथड से कर सकते हो. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में, मान लो अगर आपको 45 को डिवाइड करनी है 1.34 समथिंग से, तो अगर ऑप्शंस करीब नहीं है, मतलब ऑप्शन पास पर नहीं है,
तो आप क्या करो कि इससे इसे डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इसे राफली ये मानो कि ये 45 हो गया और नीचे वालों को आप 1.5 मान लो। तो 1.5 मानने से तो 1.5 से 45 को डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखो। लेकिन हाँ, आप राफली तभी मान सकते हो जब आपके ऑप्शंस पास पास नहीं होंगे। अगर ऑप्शन ही पास पास पे बहुत पास पास लगा दी तो आप राफली इसे भी नहीं मान सकते और इसे भी नहीं मान सकते। फिर द फिफ्थ इम्पोर्टेंट थिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि एक कंपाउंड दे दिया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को बोल दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता चल जाए तो आप तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन किस लिगांड से वो कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स, मतलब उस कॉम्प्लेक्स पर वो लिगांड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है या फिर वीक फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। कब एमोनिया वीक फील्ड की तरह एक्ट करेगा एंड कब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेगा, वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसीलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार आप देख लो। बाकी एलिमेंट्स, बाकी लिगांड्स भी है जैसे कि NCS हो गया, तो आप एक बार ज़रूर देख लो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक स्टैंडर्ड बुक से। फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद आ गया मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन, तो ये वाला फॉर्मूला n इंटू n+2 √r n इंटू n+2। तो इस फॉर्मूले पर पुट करके करने में आपको थोड़ी, मतलब प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। इसीलिए ये रहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इजीली आप फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आप डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो उसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो आप उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक डाल दूंगा। फिर आप स्क्वायर रूट, तो कुछ नंबर हो गया जिसका मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़े। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है √3RT डिवाइडेड बाई m, जो एवरेज स्पीड हो गया या फिर मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, तो आपको निकालने के बाद अगर जो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे अगर वो स्क्वायर रूट पर ना दिया हो, वो आपको अगर स्क्वायर रूट से आंसर को बाहर निकालना हो, तो ट्रेडिशनल मेथड से करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है और प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। इसीलिए आप एक काम करो कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हो, उसकी एक वीडियो लगभग 5 to 6, 7 एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपलोड करके रखा है इस चैनल पर। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखो। The 8th important thing is जो मैकेनिज्म्स हो गए, मतलब मान लो कि एक क्वेश्चन दिया है तो उसके मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया, तो आप क्या करो कि ड्रॉ करने की कोशिश करो, ड्रॉ करके उसे सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप ड्रॉ नहीं करते, आप सोचते हो कि हाँ ऐसे ऐसे वो ये वाला ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत है। इसीलिए आप ड्रॉ करो। उसके बाद
9, नो माइनस पॉइंट। मान लो आपने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया कि 4 ऑप्शन है A B C D, तो वहाँ पर आपने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया और आपको मिला कि C और B करेक्ट नहीं होगा, A और D में से ही कोई होगा। तो आपने अगर लाख पर भरोसा करके कि मैं D दे देता हूँ, D पर दे देता हूँ, तो ऐसे करोगे तो माइनस मिलने के चांस भी है। इसीलिए अगर आप 25 से लेकर 30 से ऊपर क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपको लगता है इतना क्वेश्चन करेक्ट होगा, तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड करो, ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर दो। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी जैम का काउंसलिंग चल रहा है, CCMN काउंसलिंग भी चलेगा, तो आप कूल रहो। क्यों कूल रहो? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको शायद न्यू IIT मिल जाए या फिर टॉप NIT मिल जाए, तो वो दिक्कत में होंगे कि हाँ CUET से DU लेना है या मुझे न्यू IIT में जाना है या फिर ओल्ड NIT में जाना है। तो ऐसे शायद कुछ स्टूडेंट दिक्कत में होंगे। तो आपके सामने अभी सिर्फ CUET एग्ज़ाम है, तो आपने जैम का एग्ज़ाम पहले ही लिख दिया है, तो जैम के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी शायद, लेकिन आपके सामने अभी CUET है, तो उसका एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो और उस एग्ज़ाम को अच्छे से दो। और एडमिट कार्ड मिलने पर इंस्ट्रक्शंस को एकदम अच्छे से देख लो, एंड जो चीज़ें वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल पर ले जानी है उनको मत भूलना, एडमिट कार्ड मत भूलना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CUET एग्ज़ाम।